हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम चैनल पर यूपी पीसीएस हिंदी मीडियम चैनल पर जनरल साइंस। और हम लोग उसमें देख रहे थे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोगों ने देख लिया था एटम, रेडियो एक्टिविटी, मेटल्स। अब आगे आज हम देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया है और उन्हीं से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए में पूछ रहा है क्रैकिंग, प्रगलन, स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण और ये वल्कनीकरण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, क्रैकिंग क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग एक प्रोसेस होती है जो हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज में यूज होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज में चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। होता क्या है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं क्रूड फॉर्म में, जो ऑयल आता है वहां पे, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो बड़े अणुओं में होते हैं, काफी बड़े अणु होते हैं। वो हमारे काम के नहीं होते, यूजलेस होते हैं। तो इन बड़े अणुओं को क्रैक किया जाता है। क्रैक किया जाता है या कहते हैं इनको ब्रेक किया जाता है छोटे अणुओं में। अब ये कैसे होता है? यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर, लगभग 480 डिग्री के आसपास टेम्परेचर और प्रेशर देके इसको छोटे छोटे, या कह सकते हैं केमिकली कि इनको एल्कीन्स बनाया जाता है। ये एल्केन्स होते हैं और इनको क्या बनाया जाता है? एल्कीन्स बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तोड़ना, भंजन या क्रैकिंग। तो ये आपका जो भंजन हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा? पेट्रोलियम। उसके बाद स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होती है जो हमारी मेटलर्जी में यूज होती है। मेटलर्जी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि हमारे अयस्क होते हैं। अयस्क क्या होते हैं? ये ऐसे मिनरल होते हैं जिनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं। और धातुएं प्राप्त करने के प्रोसेस में को मेटलर्जी कहते हैं। और उसमें एक प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का प्रयोग कब किया जाता है? कि जब जो धातुएं होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा, इससे उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा यहाँ पे हीट दी जाती है और एक फ्लक्स डाला जाता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाता है। फ्लक्स मैंने आपको बताया था, आप पिछले वीडियोस देखेंगे कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनके साथ फ्लक्स कंबाइंड करके जब बाहर निकलता है तो स्लैग बनाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट इसको कोक वगैरह इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पहले चारकोल इस्तेमाल किया जाता था, अब कोक इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट हमारा ऐसे मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा, ऐसे अयस्क में जिसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हम लोग जब हीट करते हैं इसको, तो उससे हमें धातु प्राप्त होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रगलन कहते हैं। और इस प्रगलन में आप याद कर लीजिएगा, कॉपर, सिल्वर और आयरन। इन प्रोसेस में हम लोग कॉपर का जब हम लोग अयस्क निकालते हैं तो कॉपर के अयस्क में इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को, सिल्वर में इस्तेमाल करते हैं और आयरन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका प्रगलन हो जाएगा कॉपर। अब ये आता है आपका हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि जो भी ऑयल मिलते हैं जितने भी हमारे, वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? लिक्विड। और जब वो लिक्विड हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन और उनको यूज करने में प्रॉब्लम होगी। तो उनको सॉलिड या फिर ऐसा कि वो आराम से फैल सकें। फैल सके मतलब सेमी, है ना? आपने वनस्पति घी देखा होगा। तो ऑयल से ही वनस्पति घी बनाया जाता है। और ऑयल से वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। और किसकी प्रेजेंस में किया जाता है? एक कैटलिस्ट होता है। उस कैटलिस्ट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं निकेल।
ये पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, तो वो निकल के प्रेजेंस में होता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजनेशन क्या हो गया, जो हमारे ऑयल फॉर्म में वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको सॉलिड या सेमी सॉलिड बनाया जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा, सपोज करिए आप ब्रेड का एग्जांपल ले लो, बटर का एग्जांपल ले लीजिए। बटर अगर ब्रेड पे अच्छे से फैला जा सके तो उसको सेमी सॉलिड बनाएंगे। और सेमी सॉलिड बनाने के लिए हमको क्या करते हैं कि उसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। उसका एक और फायदा ये होता है कि वो ज़्यादा दिन तक स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन से बचा लेती है हाइड्रोजन। तो जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो प्रिजर्व रहेंगे। तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण जहां भी आएगा तो वो खाद्य वसा में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वल्कनीकरण। वल्कनीकरण का प्रोसेस रबर में किया जाता है। जो हमारी नेचुरल रबर मिलती है ना, वो चिपचिपी होती है, उसमें चमक, उसकी क्या कहें, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है उसकी। और उसमें जो है ये खराब भी जल्दी होती है। आपने देखा होगा जब पेड़ों से निकालते हैं रबर को, लेटेक्स जैसा होता है, व्हाइट कलर का मिल्क होता है, लेटेक्स बोलते हैं उसको। तो इसमें वल्कनीकरण, वल्कनीकरण क्या होता है कि इसमें सल्फर को ऐड करते हैं, गंधक को ऐड किया जाता है। इसको ऐड किया जाता है, गंधक को ऐड किया जाता है, जिसके कारण ये भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ड्यूरेबल हो जाती है, काफी दिन तक रहती है। तो इसको जो है, ये वल्कनीकरण का जो प्रोसेस होता है वो रबर में होता है। सल्फर को एक टेम्परेचर तक 140 डिग्री के आसपास तक हीट करते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। क्रैकिंग, क्रैकिंग मैंने बताया आपको पेट्रोलियम में यूज होता है। स्मेल्टिंग, प्रगलन, प्रगलन मैंने बताया मेटलर्जी, जब अयस्क से किसी धातु को निकालते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा जब उसको हीट करते हैं और उसमें फ्लक्स भी डालते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, तो फ्लक्स इम्प्योरिटीज के साथ बाहर निकल जाता है स्लैग बना के। तो ये प्रोसेस प्रगलन होता है। प्रगलन कॉपर में करते हैं, सिल्वर में करते हैं और आयरन में करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कॉपर से मेल खा जाएगा। हाइड्रोजनीकरण बताया मैंने, हाइड्रोजन को ऐड करना, ये खाद्य वसा से हो जाएगा। और वल्कनीकरण मैंने बताया आपको रबर को स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए ये किया। तो ये चारों आपके मिल गए होंगे, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सेकंड, ये भी, हाँ ये है आपका, ये सूचीबद्ध, इसमें भी मिलान करना है। आप ये देखिएगा किसमें, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, सोल्डर, सोल्डर आपको पता ही होगा, ब्लीचिंग, और ये हाइपो। तो आपको जो पता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, और क्या होता है, निकेल होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में, मैंने भी डाला है इसको आगे, कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है, तो 0% है ना। ये हो गया आपका जर्मन सिल्वर। तो ये हो गया आपका कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, एक डिसइंफेक्टेंट होता है। अभी कोविड के समय में जितना भी सैनिटाइजेशन वर्क हुआ और डिसइंफेक्टेंट का वर्क हुआ, उसमें क्या क्या यूज हुआ, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसको केमिकली हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है Na, इट्स नॉट सोडियम, इट्स कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl। और तो ये एक डिस्टेंस, और ऐसे ही होता है हाइपो को बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है केमिकली Na2
H2O3 और पेंटाहाइड्रेट। तो ये तो ब्लीचिंग आपको पता ही है, बहुत सारा यूज किया गया ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग की एजेंट की तरह यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की यूज होता है, सैनिटाइजेशन में यूज होता है, हाइपो मेडिसिन में यूज होता है, मेडिकल ड्रग है एक तरीके से। और इसको भी डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। और ये एंटीडोट होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एंटीडोट होता है ये साइनाइड पॉइजन का। साइनाइड की किसी व्यक्ति में पॉइजनिंग हो गई तो उसको फिर सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। इसी तरीके से एक आप जानते होंगे, एक कैंसर की मेडिसिन आती है, उसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन कैंसर की मेडिसिन है, ये जीएस का क्वेश्चन है। और इस सिस्प्लेटिन के साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए, सिर्फ किसके, सिस्प्लेटिन के साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए भी सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। तो जर्मन सिल्वर आपका ब्लीचिंग पाउडर में क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइपो में क्या हो गया, सोडियम हो गया, जर्मन सिल्वर में निकिल हो गया, और सोल्डर में क्या होता है, ये एल्युमिनियम और टिन होता है इसमें, एल्युमिनियम और टिन, है ना। सोल्डर आपने देखा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस कहीं पे भी जॉइंट वगैरह करते हैं तो वहाँ सोल्डर का यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें टिन होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, सबसे पहले ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि मिडिल में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और इधर उधर इसके यहाँ नाइट्रोजन होते हैं। क्लोरोफिल में तो नाइट्रोजन होता है। आरएनए, आरएनए और डीएनए, इन दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके क्या होते हैं, शुगर वगैरह, है ना। तो C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। लेकिन अब हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, इनके बेसिक स्ट्रक्चर को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। इसके बेसिक स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं। एक होता है नाइट्रोजन का बेस, नाइट्रोजन का बेस, नाइट्रोजन का बेस हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें नाइट्रोजन हो गया। तो हमारा ये भी आंसर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अब डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है, एक होता है नाइट्रोजन का बेस, एक इसमें जुड़ा होता है शुगर, ठीक है, और एक इसमें फॉस्फेट, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरे को न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, तीनों चीजों को मिला के न्यूक्लियोटाइड। अगर ये दो चीजें पूछ ली जाएं और इसमें फास्फोट न रहे तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यहाँ एस आ जाता है या टी आता है, टी बड़ा होता है, एस के बाद टी आता है। तो जब फास्फोरस मिल जाएगा, तीन हो जाएंगे तो टाइड और दो रहेंगे तो साइड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी डीएनए आरएनए का, उसमें नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। जब तीनों होते हैं तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और जब ये दोनों होते हैं तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं नाइट्रोजन बेस हमारे दो तरीके के होते हैं। नाइट्रोजन बेस हमारे दो तरीके के होते हैं, रिंग की स्ट्रक्चर के आधार पर, रिंग के आधार पर दो तरीके होते हैं। ये दो तरीके के ये क्या हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन, ठीक है। तो जो प्यूरिन होता है वो
डबल रिंग का होता है, ऐसे बना लीजिए, और पिरामिडिन ऐसे होता है, सिंगल रिंग होता है। तो ये तो देखने में पता चल जाएगा। तो प्यूरिन का जो एग्जाम्पल होता है ये वो होता है एडेनिन, और एक होता है ग्वानिन। ठीक है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं जी। और इसके जो होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, थाइमिन, और एक होता है यूरेसिल। ठीक है, तो जो पिरिमिडिन होता है उसके 3 होते हैं, और जो प्यूरिन होता है उसके 2 होते हैं। और जब भी कभी आप जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिकल, डबल हेलिकल, यानी कि इस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये लोग जुड़े होते हैं। अगर यहाँ ए है तो ये जुड़ा होगा टी से, प्यूरिन एक पिरिमिडिन से हमेशा जुड़ता है। तो और ये अगर यहाँ ग्वेनिन है तो ये जुड़ा होगा यहाँ सी से। ये मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। तो ए जुड़ा होता है थाइमीन से हमेशा, और सी जुड़ा होता है, यानी कि इसका जो साइटोसिन होता है वो इसके ग्वेनिन से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस आप ये देखिए कि एक में है डबल बॉन्ड और एक में है 3 बॉन्ड। तो जो ए और टी जुड़े होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और सी और जी जुड़े होते हैं वो 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आरएनए के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। आरएनए के स्ट्रक्चर में जो ये आपका ए है, जो टी इधर का था उसको टी की जगह यहाँ रिप्लेस कर देता है यू। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरएनए में एडेनिन से क्या जुड़ता है, तो थाइमिन की जगह क्या जुड़ेगा, यूरेसिल। क्या जुड़ेगा, यूरेसिल। तो ये आपका क्लियर हुआ। ये 2 बॉन्ड है हाइड्रोजन के, यहाँ पे ये 3 बॉन्ड है, यानी कि एडेनिन और थाइमिन, और एडेनिन और यूरेसिल में 2 बॉन्ड है। और साइटोसिन और ग्वानिन कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं, 3 बॉन्ड से जुड़ते हैं। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। ये नाम भी पूछ लिया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपका बेसिक डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ डीएनए और आरएनए में सिर्फ एक अंतर शुगर में होता है कि जो डीएनए का शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबो होता है, और जो आरएनए होता है एक नाम से इंडिकेट हो रहा है, राइबो होता है, वो राइबोज होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है डीएनए में, और राइबोज आरएनए में राइबोज होता है। ये डीएनए है। एक बार आप देख लीजिएगा इसको, ये नाइट्रोजन बेस, एक शुगर, इन दोनों को अगर दोनों को पूछा जाए तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर इसमें 3 मिला दिए जाते हैं, फास्फोरस का एनर्जी, फास्फोरस मिल जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडिन। और इसमें रिंग के आधार पर 2 रिंग होती हैं प्यूरिन में, पिरिमिडिन में होती हैं 1 रिंग। प्यूरिन के उदाहरण हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन के उदाहरण हैं साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। जब डीएनए में जुड़ेंगे तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा। लेकिन जब आरएनए में जुड़ेगा तो साइटोसिन साइटोसिन तो ग्वानिन से जुड़ेगा, लेकिन एडेनिन की जगह, टी की जगह, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। तो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन बेस पेयर्स और डीएनए एंड आरएनए। और हम जानते हैं कि डीएनए क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल का बेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। आई थिंक वीडियो 20 मिनट का हो गया है, इट्स लॉन्ग। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है थोड़ा सा अंदर चले गए हैं इसमें, उसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो कल मैं इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपको दे दूंगा। थैंक यू।